वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उदय सिंह नेहरा लर्निंग क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमने ये एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें बीएससी की प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक पेपर का फिजिक्स का जो क्वालिटी कंटेंट है एग्जाम ओरिएंटेड वो आपको मिलेगा। इसके तहत आज ये बीएससी फर्स्ट के सेकंड पेपर की क्लास है मैथमेटिकल फिजिक्स, गणितीय पृष्ठभूमि। हम पढ़ रहे हैं अदिश एवं सदिश तथा आंशिक अवकलज चैप्टर। प्रिय विद्यार्थियों, हमने इससे पहले पढ़ा था कि सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि किसी सदिश क्षेत्र को अदिश के ग्रेडियंट के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसमें हमने देखा था कि E बराबर माइनस ग्रेड बी विद्युत क्षेत्र का एग्जाम्पल लेके हमने देखा था। इसके अलावा हमने अदिश की प्रवणता पढ़ी थी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको इस सीरीज का मैक्सिमम फायदा तब होगा जब आप इसका प्रत्येक लेक्चर एक के बाद एक देखें। इसके लिए आप उदय सिंह नेहरा लर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ आपको क्लास वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी और उसमें पूरा कंटेंट मिलेगा। साथ ही मैं ये भी हमेशा बताता रहता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है, किस तरह से उसका सबसे अच्छा और सही जवाब हम लिखें। तो निश्चित रूप से आपके लिए ये वीडियो सीरीज बहुत ही लाभकारी होगी। इसको आप लगातार पूरा एक के बाद एक देखें। आज हमारा टॉपिक है सदिश अभिवाह एवं सदिश क्षेत्र का प्रश्न समाकल। सबसे पहले तो मैं इस शब्द का अर्थ स्पष्ट कर दूं। सदिश अभिवाह इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर फ्लक्स। कुछ शब्द हिंदी की तुलना में इंग्लिश में ज़्यादा स्पष्ट होते हैं। वेक्टर फ्लक्स से क्या तात्पर्य है? इससे पहले हम ये जान लें कि वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर फील्ड क्या होते हैं। हमने जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। वो वीडियो आप ज़रूर इससे पहले देखें। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दूंगा और वैसे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो एक के बाद एक वैसे ही मिल जाएंगे। तो उस वीडियो में हमने देखा था कि सदिश क्षेत्र का ग्राफ या निरूपण जब हम करते हैं तो उसको बल रेखाओं के रूप में निरूपित किया जा सकता है। अब सदिश फ्लक्स क्या है? यदि हम किसी सदिश क्षेत्र की बल रेखाओं के मार्ग में उन बल रेखाओं के लंबवत कोई क्षेत्रफल रख दें, कोई क्षेत्रफल अल्पांश रखें, तो बल रेखाएं उसमें से गुजरेंगी। किसी क्षेत्रफल अल्पांश से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या सदिश फ्लक्स या सदिश अभिवाह कहलाती है। अब हम इसे यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, सदिश क्षेत्र को बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है। सदिश अभिवाह या फ्लक्स को समझने के लिए हम विद्युत क्षेत्र का एग्जाम्पल लेते हैं। विद्युत क्षेत्र एक सदिश क्षेत्र है जिसको हम बल रेखाओं के रूप में दर्शा सकते हैं। यहाँ देखिए, ई विद्युत क्षेत्र है और ये इसे बल रेखाओं के रूप में हमने दर्शाया है। अब हमारे पास एक क्षेत्रफल अल्पांश डीए है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तीन स्थितियाँ हो सकती हैं, कई सारी स्थितियाँ हो सकती हैं। उनमें से हम तीन स्थितियों पे चर्चा करेंगे और उसके बाद हम एक जनरल यानी व्यापक
रिजल्ट पर पहुंचेंगे। देखिए 3 स्थितियां क्या क्या हो सकती हैं। पहली हमारी ये स्थिति देखिए, इसके अंदर ये बल रेखाएं हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि बल रेखाओं के किसी बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर सदिश क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। और सदिश क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि होती है और क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है, उसके तल के लंबवत। तो हमने पहली स्थिति में ये क्षेत्रफल अल्पांश रखा जो इन बल रेखाओं के लंबवत रखा हुआ है। तो इसका जो इसकी दिशा है जो इसके तल के लंबवत होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, यानी डीए और ई के मध्य कोण 0 डिग्री होगा। यहां देखिए प्रथम स्थिति में ई तथा क्षेत्रफल अल्पांश डीए समांतर है, अतः कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। अतः अधिकतम बल रेखाएं डीए में से गुजरेंगी। प्रिय विद्यार्थियों, एक बेहद समझने वाली बात है, इसको आप हमेशा ध्यान रखें। कई बार बुक में पढ़ते समय बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्षेत्रफल अल्पांश हमने रखा है, ये बल रेखाओं के लंबवत रखा हुआ है। क्या लंबवत रखा हुआ है, इसका तल लंबवत है। बल रेखाओं के लंबवत है इसका तल। क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा होती है वो तल के लंबवत होती है। तो इसकी दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगी और इनके मध्य कोण 0 डिग्री होगा। कई बार विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इस नाम के कारण कि क्षेत्रफल अल्पांश तो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, अतः कोण थीटा बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ ये बात पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए कि क्षेत्रफल अल्पांश का तल लंबवत है, लेकिन क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा जो होती है वो तल के लंबवत होती है। इसलिए क्षेत्रफल अल्पांश डीए की दिशा और विद्युत क्षेत्र ई की दिशा दोनों समांतर होंगी और यहाँ इनके मध्य कोण थीटा है वो 0 डिग्री होगा। अब दूसरी स्थिति देखिए। दूसरी स्थिति में क्षेत्रफल अल्पांश डीए विद्युत क्षेत्र ई के समांतर रखा है। ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल अल्पांश का तल जो है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है, यानी इसकी जो दिशा है क्षेत्रफल अल्पांश डीए की दिशा और ई की दिशा के मध्य कोण 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा उसके तल के लंबवत होती है। क्योंकि तल है वो विद्युत क्षेत्र ई के समांतर है और डीए की दिशा तल के 90 डिग्री होती है, इसलिए डीए तथा ई के मध्य कोण 90 डिग्री होगा। ये देखिए, ये तल है और ये तल बिल्कुल इसके समांतर है विद्युत क्षेत्र के, लेकिन दिशा किधर होगी डीए की, इस तल के लंबवत नीचे की ओर। अब डीए की दिशा इधर हुई, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हुई, तो ई और डीए के मध्य कोण 90 डिग्री होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई बल रेखा इसमें से नहीं गुजरेगी क्योंकि इसका तल जो है वो बल रेखाओं के समांतर है, इसमें से कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी। तो जब कोण थीटा बराबर 0 डिग्री था, अधिकतम बल रेखाएं गुजर रही थी। जब थीटा बराबर 90 डिग्री था तो कोई बल रेखा नहीं गुजर रही। अब हम एक व्यापक स्थिति लेते हैं, तीसरी, जब विद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल अल्पांश डीए की दिशा दोनों के मध्य कोण थीटा है। इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में बल रेखाएं कितनी गुजरेंगी? इसमें हम कैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं? यहां हम डीए का वो घटक लेंगे जो ई के समांतर है। डीए का वो घटक जो ई के समांतर है, ये घटक क्या होगा? ये कोण थीटा है तो इधर इसका घटक होगा डीए कोस थीटा, डीए कोस थीटा। तो हमारे पास बल रेखाओं की संख्या या विद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा? ई इंटू डी ए कोस थीटा, ई का परिमाण और इंटू डी ए कोस थीटा। ये देखिए तीसरी स्थिति। तृतीय स्थिति में ई तथा डी ए के मध्य कोण थीटा है। यहाँ डी ए से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कोस थीटा पर निर्भर करेगी।
व्यापक रूप में क्षेत्रफल अल्पांश dA से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या या विद्युत फ्लक्स E तथा dA के अतिरिक्त E के सापेक्ष dA के अभिविन्यास पर भी निर्भर करता है। तो समझ में आ रही है बात? मतलब E और dA के मध्य कोण थीटा है, तो dA से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या किस पर निर्भर करेगी? कोस थीटा पे। थीटा की दो स्थितियां हमने देख ली हैं पहले। यदि ये कोण बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा ये कोण थीटा का मान, तो कोस थीटा क्या होगा? कोस 90 जीरो होता है। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा कम होगा तो बल रेखाओं की संख्या भी कम होगी। और जैसे ये 90 हो जाता है, हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई बल रेखा नहीं गुजरती। यदि ये थीटा कम होता है, यानी ये dA और E समांतर होते हैं पहले वाली स्थिति में, तो बल रेखाएं अधिकतम गुजरती हैं, क्योंकि cos 0 1 होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र में या किसी भी सदिश क्षेत्र में कोई क्षेत्रफल अल्पांश रखा है, तो क्षेत्रफल अल्पांश से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या न केवल विद्युत क्षेत्र के परिमाण और क्षेत्रफल अल्पांश के क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है, बल्कि क्षेत्रफल अल्पांश के ओरिएंटेशन यानी अभिविन्यास पे भी निर्भर करती है। अर्थात इस बात पे भी निर्भर करती है कि उसका तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत है या समांतर है। तल यदि लंबवत होगा तो थीटा 0 होगा, उस स्थिति में अधिकतम बल रेखाएं गुजरेंगी। यदि तल समांतर है तो dA और E एक दूसरे के लंबवत होंगे और कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी। अब हमारा टॉपिक था सदिश अभिवा या सदिश फ्लक्स। ये बात यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि फ्लक्स का मतलब क्या है। किसी भी स्थिति में क्षेत्रफल अल्पांश से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या सदिश फ्लक्स या सदिश अभिवाह को व्यक्त करती है। इन तीनों स्थितियों से हमारे ये समझ में आई बात कि सदिश अभिवाह या सदिश फ्लक्स तीन बातों पर निर्भर करती है: विद्युत क्षेत्र E के परिमाण, क्षेत्रफल सदिश के क्षेत्रफल, और तीसरी बात इसके ओरिएंटेशन यानी अभिविन्यास। इस बात को एक बार थोड़ा और समझ लें कि तीनों पे कैसे डिपेंड करती है। ई के परिमाण पे कैसे डिपेंड करती है? ई का परिमाण यदि ज़्यादा होगा तो बल रेखाएं बहुत पास पास होंगी, यानी यदि अल्पांश छोटा भी है तो भी उसमें से काफ़ी बल रेखाएं गुजरेंगी। तो ई का परिमाण यदि ज़्यादा होगा तो बल रेखाएं सघन होंगी, इसलिए विद्युत फ्लक्स भी बढ़ेगा यानी सदिश फ्लक्स भी बढ़ेगा। दूसरी बात, क्षेत्रफल अल्पांश का क्षेत्रफल। यदि क्षेत्रफल अल्पांश बहुत बड़ा है तो निश्चित ही उससे ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी, तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। तीसरी बात, ओरिएंटेशन। यदि क्षेत्रफल अल्पांश सदिश क्षेत्रफल के लंबवत है, यानी उसका तल लंबवत है और वो सीधे सीधे उससे गुजर रही है, तो उनकी संख्या ज़्यादा होगी, सदिश फ्लक्स ज़्यादा होगा। यानी थीटा बराबर 0 होगा तो cos 0 बराबर 1 होगा और मैक्सिमम बल रेखाएं गुजरेंगी। लेकिन यदि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा और यदि थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो एक भी बल रेखा नहीं गुजरेगी और फ्लक्स भी 0 होगा। तो हमारा सदिश अभिवाह या सदिश फ्लक्स तीन बातों पर निर्भर करता है: सदिश क्षेत्र के परिमाण, जो क्षेत्रफल अल्पांश रखा है उसके क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के सदिश के सापेक्ष अभिविन्यास या ओरिएंटेशन। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? व्यापक रूप में क्षेत्रफल अल्पांश से dA से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या या विद्युत फ्लक्स E तथा dA के अतिरिक्त वेक्टर E के सापेक्ष वेक्टर dA के अभिविन्यास पर भी निर्भर करता है। अतः dA से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल अल्पांश dA से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, ये हो गया हमारे पास d फाई बराबर E डॉट dA। यह अदिश गुणनफल है, इसे बिंदु गुणनफल भी हम कहते हैं। इसको जब हम खोल के लिखें तो E डॉट dA बराबर क्या होगा? E dA कोस थीटा। d फाई बराबर E dA कोस थीटा, जहाँ E विद्युत क्षेत्र का परिमाण, dA क्षेत्रफल अल्पांश का क्षेत्रफल, थीटा वेक्टर E और वेक्टर dA के मध्य का कोण, उसकी कोज्या। तो जो विद्युत फ्लक्स है या
व्यापक रूप से हम कहें सदिश फ्लक्स है या सदिश अभिभा है, वो तीन बातों पर निर्भर करता है। सदिश क्षेत्र के परिमाण, क्षेत्रफल अल्पांश के क्षेत्रफल तथा उनके मध्य के कोण की कोज्या, जहाँ ई क्षेत्रफल अल्पांश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, यदि यहाँ थीटा 0 हो तो cos 0 1, तो हमारे पास डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी। यहाँ से ई का मान कितना होगा, ई बराबर डी फाई अपॉन डी है। ई बराबर होगा अपने पास डी फाई अपॉन डी ए। तो यहाँ से ई बराबर हमारे पास हो जाएगा डी फाई अपॉन डी ए। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण या मोड ऑफ ई वेक्टर डी फाई बाई डी ए। यहाँ से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दे सकते हैं। यदि डी ए बराबर इकाई हो तो ई बराबर डी फाई होगा। अतः बल रेखाओं के दिशा के लंबवत स्थित क्षेत्रफल से प्रति इकाई क्षेत्रफल निर्गत बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण को व्यक्त करती है। यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण की डेफिनेशन हमने दी। एक बार दोबारा देखते हैं कि बल रेखाओं की दिशा के लंबवत, देखो थीटा बराबर 0 डिग्री है। थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, यानी उसका तल जो है वो लंबवत है, उसका तल क्षेत्रफल का तल लंबवत है। इस बात से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, बड़ी समझने वाली बात है। तल जब लंबवत होगा तो सदिश डीए और सदिश ई के मध्य कोण 0 डिग्री होगा। तो बल रेखाओं की दिशा के लंबवत स्थित क्षेत्रफल से प्रति इकाई क्षेत्रफल निर्गत बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण को व्यक्त करती है। अब देखिए, हम व्यापक एक व्यंजक प्राप्त करना चाहते हैं सदिश अभिभा का। ये तो हमने बात की एक छोटे से क्षेत्रफल अल्पांश के लिए। यदि हमारे पास कोई बड़ा पृष्ठ है, कोई बड़ा पृष्ठ है और वो किसी सदिश क्षेत्र में रखा है और हमें उससे संबद्ध कुल सदिश फ्लक्स ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करें? तो हम क्या कर सकते हैं, वो जो सदिश क्षेत्रफल है उसको बहुत छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं और प्रत्येक अल्पांश के संगत हम ज्ञात कर सकते हैं फ्लक्स, और उन सब का योग हो जाएगा उस बड़े पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स के बराबर। अब यहाँ एक बात बड़ी समझने वाली है कि क्या आवश्यकता पड़ गई हमें इस पृष्ठ को अल्पांशों में बांटने की। प्रिय विद्यार्थियों, अल्पांशों में इसलिए बांटना पड़ता है कि हमारा सूत्र क्या है, डी फाई बराबर होता है ए डॉट डी ए। हमने देखा कि डी फाई बराबर है ए डॉट डी ए, यानी ए डी ए और उनके मध्य कोण का कोस ए डी ए कोस थीटा। ये अल्पांश के लिए है। अब जब हमारे पास इतना बड़ा पृष्ठ है तो इतने बड़े पृष्ठ के लिए सभी भागों पर ए और डी ए के मध्य कोण थीटा समान नहीं होगा, निश्चित रूप से अलग अलग ओरिएंटेशन होंगे। दूसरी बात, ये भी जरूरी नहीं है कि इतने बड़े पृष्ठ के प्रत्येक भाग पर सदिश क्षेत्र का मान समान हो, उसकी वैल्यू भी वेरी कर सकती है और उसकी दिशा भी वेरी कर सकती है। इसलिए हम डायरेक्ट सूत्र नहीं लगा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि फाई बराबर ए डॉट एस, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि ए का मान सब जगह समान हो, जरूरी नहीं है कि ए और एस के मध्य का कोण सब जगह समान हो। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि एक पृष्ठ किसी सदिश क्षेत्र ए में स्थित है तो संपूर्ण पृष्ठ को असंख्य अल्पांशों में बांटा जा सकता है और संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स इन लघु अल्पांशों से निर्गत फ्लक्स के योग के बराबर होगा। यदि अल्पांशों का क्षेत्रफल अत्यल्प है तो ये जो योग है इसको हम समाकलन से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। फिर हमारे पास फाई यानी टोटल निर्गत फ्लक्स जो है वो किसके बराबर होगा, लिमिट डी ए टेंड्स टू 0 सिग्मा डी फाई। ध्यान दें ये डी फाई क्या है, एक छोटे से अल्पांश से संबद्ध फ्लक्स।
हमारा अल्पांश बेहद छोटा है, टेंड्स टू 0, तो हम ऐसे सभी अल्पांशों से संबद्ध फ्लक्स को जोड़ दें तो पूरे पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा। ये हमने योग किया समेशन आई ए आई डॉट डी ए आई, जहाँ ए आई में क्षेत्रफल अल्पांश पर सदिश की वैल्यू है, सदिश का मान है, और डी ए आई क्या है, उस आई में क्षेत्रफल सदिश का वेक्टर क्षेत्रफल है, ए डॉट डी ए आई। ये एक जो फिक्स, जो एक निश्चित आई में क्षेत्रफल सदिश की हम बात कर रहे हैं उसके लिए है। इन सब का जब योग करेंगे और चूंकि डी ए टेंड्स टू 0 है तो हम इस योग को समाकलन से प्रतिस्थापित कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा टोटल निर्गत फ्लक्स फाई या टोटल संबद्ध फ्लक्स फाई बराबर समाकलन एस ए डॉट डी ए। इस एस को कहते हैं हम सरफेस इंटीग्रल, यानी किसी पृष्ठ एस से संबद्ध टोटल फ्लक्स सदिश क्षेत्र के पृष्ठ समाकल के बराबर होगा। तो एक बार फिर दोहराता हूं मैं इस बात को कि किसी सदिश क्षेत्र ए में रखे किसी पृष्ठ एस से संबद्ध टोटल फ्लक्स उस सदिश क्षेत्र के पृष्ठ समाकल के बराबर होता है। तो सदिश क्षेत्र ए का पृष्ठ समाकल और ये बराबर होता है किसके, उस पृष्ठ से संबद्ध सदिश फ्लक्स या सदिश अभिवाह के बराबर होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप लगातार वीडियो देखते रहिए, बड़े धैर्य से, बहुत अच्छी तरीके से मैं सारी बातें समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी कोई बात रह जाए, समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताएं, मैं आपके सभी प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब लोग इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।